नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पूरी डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे। डीपीएसपी क्या होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है, सभी आर्टिकल्स को देखेंगे। एक एक आर्टिकल मैं आपको सिंपल और साधारण भाषा में समझाते हुए चलूंगा, क्योंकि अब डीपीएसपी के आर्टिकल भी आपसे पूछे जाने लगे हैं। तो डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे, इनके आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, इनमें और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है उसको यहां पर देखेंगे। और डीपीएसपी का जो वर्गीकरण किया गया है, कौन से अनुच्छेद गांधीवादी तत्व माने जाते हैं, कौन से समाजवादी माने जाते हैं, उन सबको यहां पे हम कवर करेंगे। और साथ में एक छोटा सा टॉपिक लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को भी इस सिंगल वीडियो में कवर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, सीधा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बेस्ड हम पढ़ते हैं, कहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं आपको बताते हुए चलता हूं। पहला ही क्वेश्चन बनता है, डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। आप बताएंगे भाग 4 में है। ठीक है, किन आर्टिकल्स में है, तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये आपके डीपीएसपी का पार्ट है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको 4 आर्टिकल दे देता और कहता है बताइए इनमें से कौन डीपीएसपी का पार्ट है। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये डीपीएसपी का यहां पर पार्ट है। ठीक है, डीपीएसपी को मैं इनको शॉर्ट में ही कहूंगा, आप समझते हुए चले। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक एक जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी, बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन सारी डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट, इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, इसे आपने याद करना है। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान में जो संविधान सभा थी, जो संविधान बना रही थी, उसमें एक संवैधानिक सलाहकार थे जिनका नाम था बीएन राव। बीएन राव का यह सुझाव था, संविधान में 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए। 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए संविधान में। एक प्रकार ऐसा जो अपने आप लागू हो, सबको मिल जाए, और एक प्रकार के अधिकार ऐसे जो सरकारों के हाथों में हो, वो अपने संसाधन के आधार पे अपने नागरिकों को दे। इसी बात को ध्यान में रख के इन 2 अधिकारों को शामिल किया गया। एक को मौलिक अधिकार बना दिया गया जो खुद लागू हो जाते हैं, और दूसरे को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर दिया गया। तो बेसिकली डीपीएसपी में भी कुछ अधिकार यहां पर दिए गए हैं नागरिकों के लिए, लेकिन यह अधिकार कैसे अधिकार है, राज्य डिसाइड करेगा कौन सा अधिकार किसको देना है, समाज में किस अधिकार को कब स्थापित करना है। ठीक है, वो अपने संसाधनों के आधार पे राज्य प्रयास करेगा कि इन चीजों को लागू किया जाए। ठीक है, तो इसे भी आपने याद करना है। हालांकि इतना डिटेल में नहीं आता, बस आपको इतना याद क्या करना है, इसीलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं है। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है जो राज्य सरकार है, जो राज्य चला रहे हैं, उनके ऊपर अपने संसाधन को देखकर कि क्या हम इसको लागू कर सकते हैं, क्या हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं। ये सारी चीजें न्यायालय से लागू नहीं होती हैं। ठीक है, तीसरा है, डॉक्टर अंबेडकर ने डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। क्वेश्चन बन सकता है, अंबेडकर ने संविधान की अनूठी विशेषता, अनोखी विशेषता किसको बोला, तो डीपीएसपी को बोला। डीपीएसपी को लेकर 2 स्टेटमेंट और हैं, जैसे डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। तो बैंक की सुविधा के अनुसार दिया जाने वाला चेक, ये बोला गया डीपीएसपी को। केटी शाह ने इसे ये बयान दिया। बैंक यानी कि अब यहां पे राज्य को मान लीजिए, और ये है अधिकार। तो ये ऐसे अधिकार हैं जो राज्य अपनी सुविधा के अनुसार देगा। ठीक है, क्योंकि हर राज्य में संसाधन अलग अलग होते हैं, हर राज्य की व्यवस्था अलग होती है, सामाजिक व्यवस्था अलग होती है, उनकी आर्थिक स्थिति अलग होती है। तो हर राज्य अपनी सुविधा अनुसार इन अधिकारों को देगा। ये किसने बोला, केटी शाह ने बोला। डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा, ये किसने कहा,
तो डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। तो इसे भी आपने याद करना है। डीपीएसपी को लेकर के 2-3 बातें जो यहां पर महत्वपूर्ण थी, हमने इनको देखा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे डीपीएसपी के अनुच्छेदों के बारे में। एक एक करके आर्टिकल्स यहां पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है आर्टिकल 36। हमने बात करी ना डीपीएसपी आपके कहां से शुरू होते हैं, डीपीएसपी आपके 36 से 51 तक जाते हैं। 36 में बोला गया है राज्य की परिभाषा। जैसे मौलिक अधिकार जब हमने पढ़े थे तो आर्टिकल 12 क्या कह रहा था, राज्य की परिभाषा दे रहा था। तो यहां पर भी वही परिभाषा दी गई है कि राज्य में आपकी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या इनसे जुड़े हुए जितने संस्थान हैं वो सब किस में माने जाएंगे, राज्य में माने जाएंगे। तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में दी गई है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 37। अनुच्छेद 37 में क्या है, इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। इस भाग में यानी कि डीपीएसपी के अंदर जो भी बातें लिखी गई हैं, जो प्रिंसिपल्स यहां पर दिए गए हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, उनको लागू करना राज्य का काम होगा, ये कहता है आर्टिकल 37। इसे आपने याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए डीपीएसपी के बारे में 2-3 बातें जो आपसे पूछी जाती हैं। डीपीएसपी देश के शासन का मूल आधार है, किसमें बताया गया है, 37 में बताया गया है। विधि बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 37 में बताया गया है। ये सिद्धांत किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। हम पढ़ते हैं ना डीपीएसपी आप न्यायालय से लागू नहीं करवा सकते, ये भी किसमें बताया गया है, 37 में बताया गया है। तो ये तीनों बातें किसमें हैं, 37 में हैं। यानी ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कर सकते, यानी इनको कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन राज्य का ये कर्तव्य है कि जब वो कानून कोई बनाता है तो इनको लागू करने का वो प्रयास करेगा, और जो कानून, वो जो भी नीति बनाएगा उसका मूल आधार क्या होगा, डीपीएसपी को लागू करना। इसे आपने याद करना है। यह क्वेश्चन भी पेपर में आपसे पूछा जाता है कि कोई भी विधि बनाने का मूल आधार डीपीएसपी होंगे, किसमें बोला गया है, इसी 37 में बोला गया है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। यानी जो राज्य होगा उसे ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे सामाजिक व्यवस्था और अच्छी बन सके जन कल्याण के लिए। ठीक है, इसमें 2-3 बातें कही गई हैं। पहली बात, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाएं। दूसरी, आय को, असमानता को दूर करने का प्रयास करे राज्य, और नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यहां पर प्रदान करने का प्रयास करे। तो ये सारी बातें किसमें कही गई हैं, ये सारी बातें अनुच्छेद 38 में कही गई हैं। ठीक है, तो इसे भी आपने याद करना है। जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था किसमें है, आर्टिकल 38 में कही गई है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 39। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 में राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिए गए हैं, और यही सिद्धांत क्वेश्चन बनकर आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य उनको ऐसी व्यवस्था राज्य बनाएगा जिससे नागरिक अपने इस अधिकार को प्राप्त कर सकें। किसमें है, 39 में। सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण, यानी कि जो संसाधन है देश के, उनका इस तरीके से वितरण किया जाए कि सभी वर्गों को, सभी समाजों को अच्छे से उसका लाभ यहां पर मिल सके। ठीक है, तो इसे भी आपको याद करना है। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, यानी जो धन है, जो उत्पादन हो रहा है राज्य के अंदर, देश के अंदर, उसका संकेंद्रण को रोकना, उसका विकेंद्रीकरण करना, यानी कि एक जगह पर जमा ना हो जाए, कुछ ही व्यक्तियों के पास ना हो जाए, इसको सभी में आपस में प्रॉपर तरीके से बांटना, विभाजित करना। ठीक है, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य हेतु समान वेतन, ये वाला सिद्धांत बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा राज्य। किसमें बोला गया है, 39 में बोला गया है। कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग ना हो। तो जो काम करने वाले होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, राज्य ऐसे कानून बनाएगा जिससे उनकी शक्ति और उनके स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना किया जा सके, यानी उनका शोषण ना किया जा सके। तो इस संबंध में भी राज्य प्रयास करेगा।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो आपको याद करने हैं, खास तौर पर जो ये नीचे के 3 हैं आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें से भी ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब किस में आते हैं? आर्टिकल 39 में आते हैं। ठीक है, इसी 39 में एक और आर्टिकल जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। इसमें बोला गया समान न्याय और गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बनता है, गरीबों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता किसमें दी गई है? आर्टिकल 39A में। कहीं पर इसे 39 हिंदी में अगर लिखेंगे तो क लिखा जाएगा। ठीक है, तो गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता किस में दी गई है? 39 क में दी गई है। 39 नहीं करना है, 39 क करना है। ठीक है, और कब जोड़ा गया था इसको? 42वें संशोधन के तहत 1976 में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, डीपीएसपी का पार्ट बना था। अगला है हमारा आर्टिकल 40। ये वाला आर्टिकल बहुत बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। ठीक है, कि राज्य प्रयास करेगा ग्राम पंचायत को गठित करने का और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में शक्तियां उनको दे, उनको अधिकार प्रदान करेगा राज्य। राज्य यानी कि देश हो गया, राज्य सरकार हो गई, केंद्र सरकार हो गई, स्थानीय निकाय हो गए, सब इसमें शामिल हैं। तो पंचायतों का गठन संगठन किस में आता है? अनुच्छेद 40 में आता है और यही क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये सभी आर्टिकल आपके लिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। 36 से लेकर 51 तक। 36 में परिभाषा है, 37 में बताया गया है कि डीपीएसपी का महत्व क्या है। डीपीएसपी किसी भी कानून बनाने में आधार होंगे, मूल आधार होंगे। राज्य प्रयास करेगा उनको लागू करने का और ये किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। 38 में हमने देखा, बताया गया था कि जो सामाजिक व्यवस्था है बनाई जाएगी जन कल्याण के लिए। 39 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांतों को देखा। 40 में आपकी पंचायत है। अब चलते हैं आगे। अगला है आपका आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, अधिकार इनके बारे में और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, यानी कि कुछ स्पेशल कंडीशन में, जैसे बुढ़ापे में, किसी को बीमारी हो जाती है तो बीमारी में, इसके अलावा बेरोजगारी में, तो इन सारी कंडीशंस में यहां पे लिखा है ना कुछ दशाओं में, इसमें ये सारी चीजें आ गई। जैसे बुढ़ापे में किसी को अगर कार्य की आवश्यकता है तो उनको काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है नागरिकों को। और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी नीति बनाएगा, ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें उनको इन दशाओं में ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा सकें। तो ये किस में बताई गई हैं? आर्टिकल 41 में बताई गई हैं। ठीक है, अगला है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 कहता है कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। 3 बातें हैं। कार्य की न्याय संगत यानी कि जो वो कार्य करेगा, जो भी व्यक्ति जहां पर भी कोई कार्य कर रहा है तो कार्य न्याय संगत हो, वहां पर कार्य करने के लिए उचित मानवीय दशा यानी कि जहां पे मनुष्य आसानी से काम कर सके, प्रॉपर कंडीशन हो, इसके लिए राज्य वहां पर क्या करेगा? व्यवस्था करेगा, सुनिश्चित करेगा कि जो कर्मचारी हैं उनको एक उचित माहौल दिया जा सके जो उनके लिए हानिकारक ना हो। और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। सीधा क्वेश्चन बनेगा डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो मातृत्व सहायता के लिए यानी कि जो प्रसूति सहायता होती है उसके लिए भी उपबंध करेगा? तो वो बताया गया है आर्टिकल 42। जैसा आपने पढ़ा होगा, किसी भी कंपनी में मैटरनिटी लीव दी जाती है, जो भी महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको कुछ सप्ताह का अवकाश दिया जाता है। वो सब किसके तहत है? आर्टिकल 42, मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। तो इसे आपने याद करना है। ठीक है, किसमें निहित है? 42। अगला है कर्मचारियों को निर्वाह, वेतन आदि कुटीर उद्योगों का विकास। तो कर्मचारियों को उचित वेतन मिल सके जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके, और साथ में जो कुटीर उद्योग हैं उनके विकास के लिए किसमें बोला गया है? 43 में। ठीक है, इसी का एक सब पार्ट है 43A जिसमें बोला गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। अब इन दोनों को ध्यान से समझना, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। कुटीर उद्योगों का विकास किस अनुच्छेद में बोला गया है? अगर ये पूछेगा आर्टिकल 43। ठीक है, और उद्योगों में जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उसमें कर्मचारियों की भी भागीदारी होगी, उनकी सहभागिता होगी। ये किस में बोला गया है? तो ये 43A में बोला गया है।
दोनों बातें अलग है। यहाँ पर छोटे जो उद्योग हैं उनके विकास की बात की गई है और यहाँ पर बात की गई है कि किसी भी इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट होगा उसमें कर्मचारियों की भी भागीदारी होगी। ये किस में बोला है? 43A में। इसे कब जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया 42वें संशोधन के तहत 1976 में। ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 43 वाला आपके लिए कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले में ये बात है, 43A में ये बात कही गई है कि कर्मचारियों की मैनेजमेंट में सहभागिता होगी, उनको भी उसमें भाग लेने का मौका दिया जाएगा। और इसी से मिलता एक और आर्टिकल है 43B। 43B क्या कहता है? सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। ये वाला आर्टिकल कुछ समय से लगातार पेपरों में आ रहा है। तो 43B कहता है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना और इसे जोड़ा गया था 97वें संशोधन 2011 के तहत। तो इसे भी आपने याद करना है। 43 किससे था? उद्योगों के विकास से और कर्मचारियों के वेतन से, ठीक है। एक किससे था? जो मैनेजमेंट है उसमें भी कर्मचारियों की सहभागिता होगी। और 43B किससे है? सहकारी समितियों से रिलेटेड है, ठीक है। अगला है 44। अनुच्छेद 44 आपके समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसे आपने याद करना है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में अब रिपीट हो रहा है। जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा। और ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 44 में दिया गया है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता है, आपको पूछा समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो आप अनुच्छेद बता देंगे 44। क्वेश्चन पूछता है समान नागरिक संहिता किस भाग में है, तो आपको भाग पता होगा। आपको पता है 44 में है आर्टिकल, और आर्टिकल 44 आपके भाग 4 में आता है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे कमेंट करके बताना है भारत का एकमात्र राज्य अभी कौन है जहां पर यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू है। यह आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला है और काफी इंपॉर्टेंट 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 45 में कहा गया है 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा और उनकी देखभाल। तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करने के लिए भी राज्य प्रयास करेगा। किस में बोला गया है? अनुच्छेद 45 में बोला गया है। अनुच्छेद 45 में शुरुआत में जब संविधान बना तो इसमें कुछ और लिखा गया था। इसमें लिखा गया था कि सरकार कोशिश करेगी, सरकार का यहां पर प्रयास करेगी 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। लेकिन जो 86 संविधान संशोधन किया गया 2002 में, इसके तहत जो ये वाली बात थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसे आर्टिकल 45 से हटा दिया गया। कहां शामिल कर दिया गया? मूल अधिकारों में। पहले ये डीपीएसपी थे, यानी सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार देना चाहे या ना देना चाहे। लेकिन जो 86वां संशोधन था 2002 के तहत इस लाइन को जो मैंने अभी आपको बताई उसे यहां से हटा दिया और अनुच्छेद 21 में शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 साल के बच्चों का यह अधिकार है कि उनको शिक्षा मिलेगी, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ दिया गया? 45 से इसको हटा दिया और इसमें जोड़ा गया कि 6 से कम साल के जो बच्चे हैं उनको यहां पर उनकी उचित देखभाल करना, उनकी शिक्षा का प्रबंधन करना, यह काम किसका है? राज्य का है। तो इसे आपने याद करना है। कब इसमें चेंज किया गया? 86वां संशोधन 2002, ठीक है। इसको आपने याद करना है। अगला है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करना और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, यानी इनके साथ जो भेदभाव होता है उसको प्रयास करना कम करने की। तो किसमें बताया गया है? इनके आर्थिक और शैक्षिक हितों की रक्षा के लिए। तो यह बताया गया है अनुच्छेद 46 में, ठीक है। अगला है आपका आर्टिकल 47। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपसे घुमा के पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। देखिए, आर्टिकल 47 कहता है जीवन स्तर की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य, यानी राज्य का कर्तव्य होगा कि लोगों का जो जीवन स्तर है उसे ऊंचा करने का प्रयास करे, उनको अच्छा जीवन स्तर यहां पर प्रोवाइड करे, लोक स्वास्थ्य में यहां पर सुधार करे, राज्य का ये कर्तव्य होगा। और लोक स्वास्थ्य में सुधार हो, जीवन स्तर में सुधार हो, इसके लिए राज्य को कहा गया कि वो प्रयास करेगा कि जो नशीले पदार्थ होते हैं उन पर बैन लगाने का वो प्रयास करेगा,
तो क्वेश्चन बनता है डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है? वो है आर्टिकल 47, क्योंकि यह जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है। तो जीवन स्तर के लिए क्या होगा? लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना होगा? जो नशीले पदार्थ हैं उनको प्रतिबंध करना होगा। तो ये किसमें निर्देशित दिया गया है सरकार को कि सरकार को ऐसा प्रयास करना है कि इन चीजों पर बैन लगाया जा सके, तो वो सब इसी में बोला गया है। और यही घुमाकर पूछा जाता है कि नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध संबंधी किस अनुच्छेद में बोला गया है? आर्टिकल 47 में, जिसमें जीवन स्तर को और बेहतर करने की बात कही गई है राज्य के द्वारा। ठीक है, अगला है आपका अनुच्छेद 48। अब ये 4 आपके बचे हुए हैं, 5 यहां पर, और इन 5 के 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 48 की बात करें, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताया गया है कि कृषि और पशुपालन की जो व्यवस्था है इसके लिए राज्य सरकार कोशिश करेगी, प्रयास करेगी कि और उचित व्यवस्था यहां पर की जा सके। ठीक है, इसी 48 का एक और पार्ट बनाया गया 42वें संशोधन के तहत 1976 में। जो मैं आपको जो नए पार्ट्स हैं, नए डीपीएसपी हैं, उनके आपको वो भी याद करना है कब जोड़े गए, वो सारे आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे सहकारी समिति वाला 2011 में, और उसके अलावा जितने डीपीएसपी आपके बाद में जोड़े गए सब 1976 में जोड़े गए 42वें संशोधन के तहत। 48A में कहा गया है पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा राज्य, तो इसे भी आपने याद करना है। 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में बात की गई है। 48A में पर्यावरण के संरक्षण, जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, फिर आता है आपका अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 कहता है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, इनके संरक्षण का कर्तव्य किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। तो राज्य प्रयास करेगा इनको संरक्षित रखने की। किनको? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं को। ये क्वेश्चन भी बनता है किस अनुच्छेद में बोला गया है राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनको संरक्षित करना? तो ये बोला गया है अनुच्छेद 49 में। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 50 जो कहता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। किसमें है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये किया गया है आर्टिकल 50 में। और आर्टिकल 51 जो आता है ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। तो ये किसमें बोला गया है? राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन दे सके, सुरक्षा को यहां पर प्रोत्साहन दे सके। ये क्वेश्चन आपसे एक और तरीके से पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन किसका पार्ट है? ठीक है, कौन से भाग में आता है? क्या ये मौलिक कर्तव्य है? क्या ये डीपीएसपी का पार्ट है? क्या ये मौलिक अधिकारों का पार्ट है? तो आपको याद करना है ये डीपीएसपी का पार्ट है, क्योंकि 51 में है। ठीक है, तो इसे आपने याद करना है। तो ये हमने सभी जो आर्टिकल्स थे 36 से लेकर 51 तक, एक एक आर्टिकल मैंने पूरी कोशिश करी आपको सिंपल और सरल भाषा में यहां पे समझा सकूं। उम्मीद है आपको सारे आर्टिकल अच्छे से यहां पर समझ में आ गए होंगे, क्योंकि एक बार अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो आपको फिर इनको रटना नहीं पड़ेगा कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। आप सारी चीजों को सीक्वेंस वाइज इजीली परमानेंटली याद कर जाएंगे। तो ये थे सभी आर्टिकल। अब चलते हैं डीपीएसपी के वर्गीकरण को लेकर के। देखिए, डीपीएसपी का वर्गीकरण संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में इनको एक साथ ही रखा गया है, लेकिन इनके जो उद्देश्य हैं, इनके अंदर जो बातें लिखी गई हैं, उस आधार पे डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें आपके हैं समाजवादी तत्व, गांधीवादी डीपीएसपी बोल सकते हैं, गांधीवादी तत्व और उदारवादी तत्व। यानी ऐसे अनुच्छेद जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित हैं वो समाजवादी तत्व में आ जाते हैं, जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं वो गांधीवादी में आ जाते हैं, जो उदारवादी विचारधारा के हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो कौन सा आर्टिकल किसमें शामिल है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल हम कर चुके हैं, बस आपको याद करना है कौन सा आर्टिकल किस में आता है। सबसे पहले समाजवादी तत्वों को देख लेते हैं, जो समाजवादी डीपीएसपी हैं। आर्टिकल 38, 39 के दोनों 39 और 39 क, इसके अलावा 41, 42, 43 और 43 का क और साथ में 47, ये सारे किस में आते हैं आपके? ये समाजवादी तत्वों में आते हैं। समाजवादी डीपीएसपी में इनको वर्गीकृत किया जाता है। इनके बारे में डिटेल में हमने पीछे बात करी, कौन सा अनुच्छेद किस बारे में बताता है।
गांधीवादी तत्वों की बात करते हैं तो गांधीवादी तत्वों में आपका 40, 43 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। लेकिन यहां पर 43 के साथ 43 का है, ठीक है, और यहां पर क्या है, 43 खा है। तो इसे आपने याद करना है, ये गांधीवादी में आ जाता है। जो सहकारी समिति वाला है ना, वो ये है, और कुटीर उद्योगों में कर्मचारियों की भी सहभागिता हो, वो ये है, इसे भी याद करना है, ठीक है। 43 दोनों में है। फिर 46, 47, 48 ये किस में शामिल है, गांधीवादी सामाजिक तत्वों में, जो गांधीवादी डीपीएसपी हैं उनमें शामिल हैं। और तीसरा है आपका उदारवादी, जिसमें आपका 44, 45, 48 यहां पर भी है, 48 यहां पर भी है, यहां पर 48 का भी शामिल है, और साथ में 49, 50, 51 ये सब किस में है, उदारवादी डीपीएसपी में इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन कुछ पेपरों में बने हैं, इसीलिए मैंने इस वाले पोर्शन को यहां पर इंक्लूड किया, ताकि आपका एक टॉपिक से रिलेटेड सारी जो चीजें हैं आपको एक सिंगल वीडियो में मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपने सारी चीजों को यहां पर पढ़ा और फिर इनके वर्गीकरण के लिए आपको अलग से कोई बुक पढ़नी पड़े। तो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। ये वाला पोर्शन थोड़ा कम पेपर में आता है, लेकिन कुछ पेपरों में यहां से क्वेश्चन बने हैं कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद समाजवादी डीपीएसपी से संबंधित है, गांधीवादी है, इस तरीके से। तो इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। अब बात करते हैं मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर क्या है। जैसा मैंने आपको बोला कि जो संविधान में है दोनों ही क्या हैं, हमारे अधिकार हैं। एक अधिकार ऐसे हैं जो खुद हमें मिल जाते हैं, दूसरे ऐसे हैं जो राज्य सरकार हमें देती है अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है, या जो राज्य की जो स्थिति है उसके अनुसार। तो दोनों बेसिकली अधिकार हैं। दोनों में अंतर क्या है, क्यों ये मूल अधिकार है और क्यों ये डीपीएसपी है, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन बन जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे उनको भी देखेंगे। सबसे पहला है मूल अधिकार। ये संविधान के भाग 3 में है, ये भाग 4 में है। ये तो सिंपल सा डिफरेंस है। ये 12 से 35 है, ये 36 से 51 है। इसको तो छोड़ दीजिए, इसको आपको वैसे ही याद आपको हो गया होगा, क्योंकि हम इनको भी पढ़ चुके हैं, इनको भी पढ़ चुके हैं। डिफरेंस जो बनता है वो यहां से आता है। जो आपके मूल अधिकार हैं ये नकारात्मक हैं। मौलिक अधिकार नकारात्मक कैसे हैं, राज्य की दृष्टि से आपको देखना है। देखिए, मौलिक अधिकार जो होते हैं राज्य को कुछ कामों को करने के लिए उन पर रुकावट पैदा करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर राज्य कोई काम करना चाहे, राज्य सरकार कोई कानून लाना चाहे, तो उस पर प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं, उसको सीमित करने का काम करते हैं मौलिक अधिकार। क्योंकि राज्य को यह देखना होता है कि इस कानून से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये कैसे प्रभाव डालते हैं, ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, कानून को सीमित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। जबकि डीपीएसपी कैसे होते हैं, डीपीएसपी सकारात्मक होते हैं। राज्य सरकार अगर कोई कार्य करना चाहे तो उसका मूल आधार ही क्या है, डीपीएसपी। तो ये उसमें और मदद करते हैं, राज्य सरकार को प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए। ये क्या करते हैं, राज्य सरकार के कार्य को सीमित करते हैं। तो इसीलिए मौलिक अधिकार नकारात्मक होते हैं और डीपीएसपी सकारात्मक माने जाते हैं, ठीक है। राज्य की दृष्टि से आपने इनको देखना है। तीसरा जो डिफरेंस है, न्यायालय के द्वारा ये प्रवर्तनीय है, यानी अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, ये न्यायालय के द्वारा लागू किए जा सकते हैं। डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जैसे हमने बात करी, पूरी तरीके से डिपेंड है राज्य सरकार के ऊपर। वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने संसाधनों के अनुसार अपने नागरिकों को ये देती है। इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए समान नागरिक संहिता है, अब कोई चाहे कि हमारे राज्य में यूसीसी लागू हो और इसके लिए आप कोर्ट चले जाएं, ये नहीं हो सकता। राज्य सरकार देखेगी, जब ऐसी व्यवस्था बनेगी, जब सारे वर्ग उसको स्वीकार करने के लिए रेडी होंगे, तब उस चीज को लागू किया जाएगा। तो किसका ये काम है, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी केवल राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। जो अगला डिफरेंस है, इसमें राजनैतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। तो इसमें राजनैतिक लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है मौलिक अधिकारों से, ठीक है। जो डीपीएसपी हैं ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श इनमें निहित है। तो मौलिक अधिकार राजनैतिक लोकतंत्र का आदर्श है, जबकि डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श है। जो मौलिक अधिकार हैं इनको कानूनी मान्यता प्राप्त है, ठीक है, यानी कि इनको कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। सिंपल सी बात जो हमने यहां पर बोली, इनको कानूनी मान्यता है। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप कानून के पास जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं।
इन्हें नैतिक और राजनैतिक मान्यता है। इनको नैतिक मान्यता है, यानी राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उनको ये चीजें, ये व्यवस्थाएं अपने राज्य में करनी है। तो डीपीएसपी को नैतिक और राजनैतिक मान्यता है, जबकि मौलिक अधिकारों को कानूनी मान्यता है। अगला है, ये व्यक्तिगत होते हैं। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत होते हैं, यानी कि अगर इनको लागू किया जाए, स्वतः लागू होते हैं मौलिक अधिकार, इनसे फायदा किसका होता है? केवल एक व्यक्ति का होता है। जबकि अगर डीपीएसपी लागू कर दिए जाए, जो जो बातें डीपीएसपी में कही गई हैं, इनको लागू कर दिया जाए, तो क्या इससे एक व्यक्ति का फायदा होगा? नहीं, इससे पूरे समाज का फायदा होगा। इसीलिए मौलिक अधिकारों को व्यक्तिगत माना गया है और डीपीएसपी समाजवादी होते हैं, यानी कि इससे पूरे समाज का फायदा होता है। ठीक है, तो इसे आपने याद करना है। अगर डीपीएसपी लागू कर दिया जाए, ये ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, तो क्या एक व्यक्ति का फायदा होगा? नहीं, पूरा जो गांव है उसका फायदा होगा। उनके अलग स्थानीय निकाय उनको मिलेगा, उनको स्थानीय स्वशासन मिलेगा। ठीक है, और अगर बोलने की स्वतंत्रता यहां पर दी गई है इसके तहत, एक व्यक्ति के लिए है ना वो, तो ये व्यक्तिगत होते हैं, ये समाजवादी होते हैं, ये सामाजिक होते हैं। ठीक है, अंतर कई बार पूछ लिया जाता है। आपको क्वेश्चन दे देगा मौलिक अधिकार, नीचे दे देगा व्यक्तिगत होते हैं, समाजवादी होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और ऑप्शन दे देगा उपयुक्त सभी, तो आपको टिक करना है ये व्यक्तिगत होते हैं, डीपीएसपी सामाजिक होते हैं। ठीक है, और अगला, ये स्वतः लागू होते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं ये अपने आप लागू होते हैं। ठीक है, जब तक इनको हटाया ना जाए, इनका उन्मूलन ना किया जाए, इनको निलंबित ना किया जाए। और निलंबित भी कब करते हैं? जब इमरजेंसी लागू हो, युद्ध की घोषणा यहां पर की गई हो, तब इनको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, ये अपने आप लागू होते हैं। डीपीएसपी की बात करें, ये जब तक लागू ना किए जाएं तब तक ये स्वतः निलंबित रहते हैं, तब तक ये लागू नहीं होते। तो ये अपने आप से लागू हैं, ये अपने आप लागू नहीं होते, यही सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसे भी आपने याद करना है। तो ये हमने डीपीएसपी के बारे में बात करी, डीपीएसपी के आर्टिकल्स को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी, इनका वर्गीकरण किया और इनका और मूल अधिकारों का अंतर देखा। उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में यहां पर आई होंगी। ठीक है, एक एक अंतर को भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, जिससे आपको चीजें रटनी ना पड़े। अब चलेंगे, हमारा जो छोटा सा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में बताए गए हैं। ठीक है, 4 क में ध्यान रखना, भाग 4 में डीपीएसपी हैं, भाग 4 क में आपके मौलिक कर्तव्य हैं। बहुत बार आपको इसमें कंफ्यूजन वो करता है। भाग 4 क के 51 क में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको रूस के संविधान से लिया गया है। उस समय तो रूस था नहीं, उस समय कौन था? सोवियत संघ था, यूएसएसआर था। तो सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया है, मौलिक कर्तव्यों को रशिया के संविधान से लिया है। रशिया ना हो तो सोवियत संघ आपको ऑप्शन में मिलेगा। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में शामिल किया गया। तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जब संविधान लागू किया गया उस समय नहीं थे। जैसे मौलिक अधिकार हैं, डीपीएसपी हैं, ये शुरुआत से हमारे संविधान में हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया और एक समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति की सिफारिश पर इनको यहां पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को लेकर के आपसे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको उन्हीं को याद करना है। शुरुआत में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 10। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया। इसे भी आपने याद करना है। और अब वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है। कितने क्वेश्चन बनते हैं जल्दी से मैं आपको वो बता देता हूं। पहला, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? आप बताएंगे भाग 4 क में है। किस अनुच्छेद में है? 51 क में है। किस देश के संविधान से लिया है? रूस के संविधान से। कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन के तहत 1976। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? इस समिति की सिफारिश पर। शुरुआत में कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। बस इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं मौलिक कर्तव्यों को लेकर के। ठीक है, क्या क्या 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जल्दी से उन पर एक बार यहां पर एक नजर आप कर लेते हैं। कई बार यह क्वेश्चन भी बन जाता है, आपको 4 स्टेटमेंट दे देता है और पूछता है इनमें से कौन हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है।
तो 11 मौलिक कर्तव्य यहां पर लिखे हैं मैंने, ये भी आपको पता होने चाहिए। इनके ऊपर भी क्वेश्चन 1-2 बार पेपर में बना है। ठीक है, पहला मौलिक कर्तव्य कहता है संविधान का सभी नागरिक पालन करें, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। क्रम आपने याद नहीं करना कि कौन से क्रम पर कहा गया है, केवल आपको विकल्प दिए जाते हैं कि इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो संविधान का पालन सबको करना है, उसकी संस्थाओं का, उसके आदर्शों का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है। ठीक है, दूसरा कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। ठीक है, जिन आदर्शों की वजह से राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित हुआ और हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, तो उन आदर्शों को हमेशा याद करना है, याद रखना है और उनका पालन करना है। तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। ठीक है, चौथा कहता है देश की रक्षा करनी है और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र सेवा भी करनी है। यह भी सबका मौलिक कर्तव्य है। पांचवा कहता है देश के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, यह भी सब भारतीयों का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, छठा कहता है देश की संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझना है और उसका परिरक्षण करना है। ठीक है, तो संस्कृति को समझना है, संस्कृति को फॉलो करना है और उसकी रक्षा करनी है, यह कहता है हमारा मौलिक कर्तव्य। सातवां कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन का विकास करना है। यह भी हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। पर्यावरण की रक्षा करनी है और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव को रखना है, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है, यह भी सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, संविधान में से बोला गया है। व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास यहां पर करना है कि अपना भी विकास हो और समाज का भी हम विकास कर सकें, इसके लिए भी हमारा कर्तव्य है। और आखिरी कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कहता है कि जो हर अभिभावक हैं उनका कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को वो शिक्षा के व्यवस्था उनके लिए करें। देखिए, मूल अधिकार है बच्चों का 21 क के तहत, लेकिन मौलिक कर्तव्य में भी शामिल है कि जो अभिभावक हैं, जो संरक्षक हैं, उनका भी यह कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य, यहां से भी 1-2 लाइनें आपसे कई बार पूछ ली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है, एक वीडियो एक टॉपिक। हालांकि आज वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया, डीपीएसपी को पूरा देखा, डिटेल में देखा, एक एक अनुच्छेद को मैंने आपको डिटेल में समझाने का, सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, जिससे आपको चीजें रटनी न पड़े, आपको स्वतः याद यहां पर हो जाए। और साथ में मौलिक कर्तव्यों को हमने यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।